वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 आपकी इग्नू की पाठ्य पुस्तक में इस विषय से ब्लॉक 2 का यूनिट 7 आज मैं एक्सप्लेन करूँगा और यह लास्ट यूनिट है। इस चैप्टर के बाद ये ब्लॉक 2 कंप्लीट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आपके जो BHIC 101 ये सब्जेक्ट है, इसके 2 बुक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जो है बुक 3 एंड 4 यानी कि ब्लॉक 2 एंड 3 ब्लॉक 3 एंड 4 ये आपका केवल रहेगा। तो ये भी 10 से 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता ये पार्ट 3 है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के 3 फेज होते हैं। किसी भी सभ्यता के 3 फेज है: अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड देन लेटर फेज। तो बेसिकली इग्नू के पाठ्य पुस्तक में ये जो तीनों फेज हैं, इनके लिए अलग अलग यूनिट डेडिकेटेड है, चैप्टर्स हैं। तो इस वाले चैप्टर यानी यूनिट 7 में हड़प्पा सभ्यता फेज 3 यानी कि लेटर फेज को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि जो सिंधु सभ्यता है यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और यह शहरी सभ्यता थी। यहाँ के जो स्ट्रक्चर थे, हमने देखा कि डबल स्टोरीज, यहाँ पे 2 मंजिला इमारतें थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, ठीक है, पक्के ईंटों के मकान हुआ करते थे और जो ईंटें थी वह मानकीकृत ईंटें हुआ करती थी, स्टैंडर्ड ईंटें हुआ करती थी। फिर ये जब अपने चरम सीमा पर पहुंची, जब ये अपने पीक पर पहुंची, उत्कर्ष पे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यह सभ्यता जो है नष्ट हो गई। ठीक है, इसके लिए हिस्टोरियंस जो है, आर्कियोलॉजिस्ट काफ़ी रिसर्च वगैरह करते हैं इनके जो साइट्स पर जा कर के, और इसको जो है पता लगाने की कोशिश की। काफ़ी समय तक, 100 सालों तक जो है स्टडी पे रिसर्च होता रहा। तो बेसिकली यही सब इस चैप्टर में है। इस सेशन के बाद जो है आपको बिल्कुल क्लियर कट इस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा और पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मोर देन एनफ होगा। तो शुरू करने से पहले मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिससे संबंधित मैसेजेस आते हैं कि मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है। ये बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है और जो भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू 999 केवल पे करना है 3 साल के लिए, और आपको सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व गेस्ट पेपर और साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट विषय उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड होंगे। इसके साथ ही आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा जिसमें आप इग्नू से रिलेटेड कोई भी इशू होता है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना इशू रेज कर सकते हैं, आपको जो है हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ हम जो है एक स्टूडेंट के बिहाफ पे इग्नू के जो स्टडी सेंटर हैं और रीजनल सेंटर्स हैं उन्हें कांटेक्ट करते हैं और जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बेनिफिट आपको केवल 999 ही पे करना है, वो 3 इयर्स के लिए। आप सोचिए कि 330 रुपीज़ पर ईयर आपको ये पड़ेगा। हमारे इंस्टीट्यूट से आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं तो इसमें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको कहीं पर भी किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम होती है इग्नू के दौरान, इग्नू से BA के दौरान आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। 3 साल के लिए आपको केवल 999 रुपीज़ पे करने हैं और इसके साथ ही आपको इस बैच में इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने देखा कि भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु सभ्यता फल फूल रही थी, लेकिन साथ ही साथ भारत के कई हिस्सों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृतियां थी। जैसे हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में के दक्षिणी भाग में केरल और श्रीलंका में शिकार और संग्रहण ये किया जाता था, ये प्रचलित था उस समय।
जबकि दक्षिण भारत के और अन्य उत्तरी भाग में यानी कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, आंध्र क्षेत्र में जो है नवपाषाण संस्कृतियाँ थी जो पशुचारण और हल कृषि में लगी हुई थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ जो थी दक्षिण और पश्चिम भारत में प्रचलित थी, जबकि अगेन नवपाषाण संस्कृतियाँ कश्मीर में और गंगा घाटी और मध्य पूर्वी भारत सहित उत्तरी भारत में व्याप्त थी। तो हम देखते हैं हड़प्पा के समय में भारत एक बहुआयाम सांस्कृतिक उपमहाद्वीप था, ये भारत एक देश था। और लगभग 1900 ईसा पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इसके जो पतन के कई कारण बताए जाते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कई कारण दिए हैं पतन के, तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कारण बताया जाता है कि शायद भारी बाढ़ से यह नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय मैसिव फ्लड्स। इसके सपोर्ट में भी आर्गुमेंट दिए जाते हैं और इसके अगेंस्ट भी आर्गुमेंट दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक पॉइंट रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि यह मानना है हिस्टोरियंस का और आर्कियोलॉजिस्ट का कुछ कि नदियों के मार्ग में बदलाव हो गया था, या फिर कुछ नदी प्रणालियाँ जो थी जैसे घग्गर हाकरा नदी प्रणाली वो धीरे धीरे सूखने लगी। तो जैसे कहीं पर अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगा तो सभ्यता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। जितनी भी सभ्यताएं हम विश्व में देखते हैं वह जो है नदियों के किनारे ही बसी हुई है, ठीक है। थर्ड आर्गुमेंट ये दिया जाता है, ये पॉइंट दिया जाता है कि बाहर से आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो है नगरों को नष्ट कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट यह दिया जाता है कि इस क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी थी, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस हो गया, जिसकी वजह से प्रकृति में कुछ ऐसे बदलाव हुए और यह जो है अपने आप यह सभ्यता जो है नष्ट होती चली गई। तो इन सभी जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनके जो है क्योंकि लिपि को तो पढ़ा जा नहीं सका है और जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो वस्तुएं हमें उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुई हैं, जो निशानियां हमें प्राप्त हुई हैं, जो साइंस में प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर जो है यह अलग अलग तरीके के जो है सिद्धांत जो है कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो है अपने अपने बनाए, जिसके ऊपर डिबेट चले, ठीक है। डिबेट्स के बाद जो है कुछ भी प्रूफ पक्के तौर पे नहीं कहा जा सका, जिसके बाद हिस्टोरियंस ने जो है किसी एक पॉइंट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मतलब यही हुआ होगा। तो यह 100 साल की रिसर्च के बाद जो है हिस्टोरियंस ने गिव अप कर दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने, और बजाय इसके कि यह देखें कि जो है यह सभ्यता नष्ट कैसे हुई, इसके बजाय उन्होंने इस पे फोकस किया कि इस सभ्यता में कि जो यह जो सभ्यता है, यह सभ्यता जो है बेसिकली फोकस उन्होंने किया कि इस सभ्यता में क्या ऐसी विशेषताएं थी, ठीक है। यह जो सामाजिक व्यवस्था थी, सांस्कृतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की सोच रखा करते थे, उनकी जो समझ थी वो कितनी मतलब विकसित थी सामाजिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। लोगों का रहन सहन का तरीका क्या था, लोग जो है कितने जो है फ्रीडम उनके पास थी। तो इस तरह की चीज़ों पे जो है हिस्टोरियंस जो है फोकस करते हैं, बजाय इसके कि वे यह शुरू में तो यह पता लगाने की कोशिश करते थे कि यह आखिर यहाँ पे क्या हुआ कि यह सभ्यता जो है नष्ट हो गई, लेकिन कोई ठोस सबूत प्राप्त नहीं हुआ। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ करके अब वो मेनली फोकस करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी स्टडी पे फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये तो हम समझ गए कि हाँ सिंधु सभ्यता जो है अपने पतन के दौरान जो है फिर उसके बाद वह नष्ट हो गई और जो यह भारत भूमि है उसके गर्भ में समा गई। लेकिन फिर ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों को क्या हुआ। किसी भी सभ्यता के नष्ट हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ के लोग नष्ट हो गए या वहाँ की संस्कृति नष्ट हो गई। बेसिकली और भी भारत के इलाकों में जो है संस्कृतियाँ थी, तो वहाँ के लोग जो है वह निकल करके कृषि समाज संस्कृतियों में जो है विलीन हो गए, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ से पलायन किए और वहाँ से जो है
आकर के अलग अलग जो भारत में अलग अलग जो सभ्यताएं थी, जैसे कहीं पे कृषि सभ्यता थी, जैसे गंगा नदी के आसपास जो सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, कुछ वहाँ बस गए, कुछ कृषि सभ्यता थी वहाँ बस गए। तो इस तरह से इन्होंने जो है अपनी परंपराओं, ऐसा माना जाता है कि जो भी सिंधु सभ्यता की जो परंपराएं थी वो लोगों के साथ जो है वो जीवित रही, और वे लोग जो है अलग अलग सभ्यताओं में, संस्कृति में जो है विलीन हो गए वहाँ पे। तो उनकी सभ्यता, जो उनकी सांस्कृतिक जो कुछ परंपराएं थी वो भी जारी रही। तो इतना ही था इस चैप्टर में। और किसी भी लर्नर को अगर सॉल्व रेडीमेड असाइनमेंट्स चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, होम डिलीवरी अवेलेबल है। इस चैप्टर में के एंड में दो ही क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हालांकि इसमें 50 वर्ड्स में दिया हुआ था आपके इग्नू की पाठ्य पुस्तक में, तो एटलीस्ट 100 वर्ड्स में मैंने क्लास नोट्स में इंक्लूड किया है, और कुछ मेन पॉइंट्स है इस यूनिट से रिलेटेड, तो ये भी मैंने क्लास नोट्स में इंक्लूड किया है। तो ये जो 2 प्रश्न हैं, जो स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है वो अपने उनको मैं यही राय दूंगा कि आप जो है अगर ये लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं तो आपके चैप्टर्स जो प्रिपेयर हो रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप जो है बुक में से निकाल करके खोज करके जो है अपना खुद का आंसर बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा हैं उन्हें ये क्लास नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस क्लास के बाद। क्लास नोट्स जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका ये पर्पस है कि आप लोग जो है 1-2 बार इन्हें पढ़ लीजिए। इसे जो है लेक्चर्स देखने के बाद जब आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्रिस्टल एंड क्लियर। और जब मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा तो आपको बहुत इजीली जो है पूरा गेस्ट पेपर में जितने भी 30 क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आएंगे, और आप एक एग्ज़ाम से पहले आप जो है उसे 1 या 2 बार गेस्ट पेपर को पढ़ करके आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो दैट्स इट। आज के सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।